गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि न्यूक्लियस क्या होता है। मैंने आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया था कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पार्ट में होता है। ओके, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ न्यूक्लियस का फिगर। हाँ, ये एनिमल सेल में देखते हैं न्यूक्लियस। ओके, अब न्यूक्लियस एक बिग बड़ा और राउंड या फिर ओवल भी बोल सकते हैं, ऐसा बॉडी होता है जो हम फिगर में देखे थे। वो गोल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है। अब अलग अलग टाइप के जो सेल होते हैं उसमें अलग अलग शेप और साइज़ होता है न्यूक्लियस का। अब सेल का ही साइज़ बड़ा छोटा होता है, शेप अलग होता है, तो न्यूक्लियस का भी सेम अलग अलग होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सेल का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और यहीं से सारे लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। यानी कि जो भी लाइफ प्रोसेस हो रहा है, हमारे लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं बच्चों? हमारे ज़िंदा रहने के लिए जो भी प्रोसेस अनिवार्य है उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन ये ज़िंदा रहने के लिए नहीं है, इसलिए एक्सक्रीशन रिप्रोडक्शन नहीं आएगा। एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ओके, ये सब होता है। अब हाँ, तो न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से सारे लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस देखेंगे। न्यूक्लियस दिखता किस तरह का है, होता किस तरह का है, उसका बनावट देखेंगे। अब न्यूक्लियस जो है वो पतले से मेम्ब्रेन से, एक पतली परत होती है, उससे वो कवर होता है, ढका रहता है। और इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन है ये पतला है, इलास्टिक है, यानी कि स्ट्रेचेबल, पतला है, इलास्टिक है और सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल बच्चे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। उसका मतलब क्या होता है कि उसमें से सिर्फ लिक्विड या फिर सेमी लिक्विड्स बोल सकते हैं, वो ही पास हो सकते हैं, सॉल्वेंट पास हो सकते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स यानी कि हम बोल सकते हैं छेद होते हैं, जिसकी मदद से हम मटेरियल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच। यानी कि ये जो पोर्स होते हैं, मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। जैसे कि ये है न्यूक्लियर पोर, ये क्या है? ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और यहाँ पर क्या है? छेद है यहाँ पर, तो ये है न्यूक्लियर पोर। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर न्यूक्लियस के बाहर जो भी मेम्ब्रेन होता है यह है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये यहाँ पर जो मैं अभी अंडरलाइन कर रही हूँ, यहाँ पर जो भी मेम्ब्रेन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और ये बीच का जो एरिया है ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो यहाँ पर जो भी मटेरियल्स होते हैं उसको अंदर जाने के लिए और अंदर के मटेरियल्स बाहर आने में कौन हेल्प करता है? ये छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं ना, यही हेल्प करते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। ओके, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक मोटा सा और सेमी फ्लूइड बोल सकते हैं, यानी कि एकदम पतला लिक्विड भी नहीं, ये थोड़ा गाढ़ा, पतला और गाढ़ा लिक्विड होता है, वो भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो भी येलोइश कलर का आपको दिख रहा है ना, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, सॉरी, न्यूक्लियस, सेल का जो न्यूक्लियस था उसे 1831 में डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। अब 1939 में जे पार्किनी जो थे, वो एक लिविंग सब्सटेंस को उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। मतलब कि प्रोटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया उन्होंने। और 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब बन गया, तब जो सेल ऑर्गेनेलिस था उसे आइडेंटिफाई किया गया, पहचाना गया और उसके बारे में स्टडी किया गया। ओके, अब जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आप पतला सा छोटा सा थ्रेड लाइक नेटवर्क देखेंगे, यानी कि धागे की तरह आपको नेटवर्क मिलेगा। उसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। आपको दिखाती हूँ फिगर में,
ये देखिए यहाँ पर धागे की तरह जो नेटवर्क है ब्लैक कलर में, इसे क्या कहते हैं हम? क्रोमेटिक नेटवर्क कहते हैं। ये होता क्या है मैं अपन पढ़ते हैं। सेल डिवीजन के टाइम जब भी सेल डिवाइड होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिप्रोडक्शन के टाइम सेल क्या होता है? डिवाइड होता है। अब सेल डिवीजन के टाइम ये जो थ्रेड होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क का जो थ्रेड होता है, ये श्रिंक होता है, यानी कि ये श्रिंक हो जाता है और ये छोटे छोटे फैट बॉडीज बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। श्रिंक यानी कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हम किशमिश को भिगाते हैं तो फिर वो स्वेल हो जाता है, लेकिन अगर हम उसे सुखा देंगे तो क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा, वो हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ओके, तो उसी को बोलते हैं। अब क्रोमोसोम्स के बारे में हमने पढ़ा। क्रोमोसोम्स जो है वो प्रोटीन से बनता है और डीएनए से बनता है। डीएनए क्या होता है? आप कभी कभी सुने होंगे ना डीएनए के बारे में। तो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आपकी मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जैसे कि डीएनए क्या होता है? सेम होता है, पेरेंट्स और बच्चे का डीएनए सेम होता है। अब ये जो डीएनए है ये हेरिडेटरी मटेरियल्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। मैं यही बात कर रही थी कि ये कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो पेरेंट्स के में भी होते हैं, उसे बच्चे के में ट्रांसफ़र करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये इन्हीं का बच्चा है। कभी कभी पेरेंट्स और बच्चे सेम दिखते हैं या फिर थोड़े थोड़े सेम दिखते हैं ना, वो भी इसी कारण होता है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में एक राउंड, गोल या फिर ओवल शेप का अंडाकार का एक बॉडी होता है जो न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और 7.2 टेबल दिया गया है, इसे आप फिल करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है 7.2 टेबल। इसमें सेल बॉडीज़ है, प्लांट सेल है और एनिमल सेल है। सेल वॉल प्लांट सेल में होता है इसलिए प्रेजेंट लिखे हैं, एनिमल सेल में नहीं होता है इसलिए हम एब्सेंट लिखे हैं। सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, इन सब के बारे में भी आप प्रेजेंट एब्सेंट लिखेंगे। ओके, सेल डिवीजन के बारे में यहाँ पर बहुत कुछ बताया गया है, तो आप लोग इसे पढ़ेंगे। सेल डिवीजन होता क्या है? वो सेल रिप्रोड्यूस होता है, रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं सेल का। तो सेल रिप्रोड्यूस होता है और वो बढ़ते जाता है, जिससे इंसान की ग्रोथ होती है। ओके, तो अभी आप लोग यहाँ तक पढ़िए।